Good evening, dear students. Welcome to 1 week challenge Maths English course. Today's pattern is inference theme. Very important for your maths exam. तो आज का जो पैटर्न है वो इन्फेरेंस थीम वाला पैटर्न है जो कि मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पैटर्न मैक्सिमम क्या किया जाता है, इस पैटर्न को पूछा ही जाता है। रिसेंटली जो एग्जाम्स की अगर अपने बात करें तो पिछले कुछ टाइम से ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेंस के एग्जाम के अंदर और स्टूडेंट्स को इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं सर वो इन्फेरेंस और थीम वाला जो पैटर्न आता है वो समझ में नहीं आता, हम उसको एग्जाम में छोड़ देते हैं तो वो हमें टफ लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको टफ क्यों लगता है, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है उसमें रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं होते और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंग्लिश में रूल्स को लेकर चलते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा आपका सेंस पे डिपेंड करता है, जो सेंसिबल होता है और सेंस के अकॉर्डिंग ही ये पैटर्न आप कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम के अंदर। जिस तरीके से रीजनिंग में आपके जो आते हैं लॉजिकल फॉर्म में, अगर लॉजिकल रीजनिंग जो आती है जिसमें मतलब आपके एजम्पशन वगैरह के जो आते हैं कथन कार्यवाही वाले जो पैटर्न्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न भी होता है। तो वो पूरा का पूरा सेंसिबल पैटर्न है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश को रूल्स के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं इसलिए इसमें उनको प्रॉब्लम आती है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये पैटर्न हैंडल करना सिखाऊंगा और इसको सोल्व करने के बाद इस क्लास के बाद में आपको इस पैटर्न में 100% गारंटी है कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंसिबल होता है। तो आज मैं सिखाऊंगा किस तरीके से सोचना होता है, किस तरीके से इस पैटर्न को हैंडल करना होता है। तो इस टाइप का कोई भी पैटर्न आपके सामने आ जाए आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे इन पैटर्न्स के अंदर। तो क्लास को आप सीरियस फॉर्म में अटेंड करना। मेथड वही रहेगा अपना, सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। मैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अपने पास बात करें तो थोड़ा ही टाइम बचा है मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फिर भी अगर आप सोल्व कर रहे होते हो, आपसे सोल्व होने वाला होता है तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। मैं सोल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा, आप साथ साथ अपना सोल्व कर सकते हो और वहाँ लाइव प्रीमियर के अंदर, लाइव चैट के अंदर आप मुझे उसका आंसर दे देना कि हमारा क्या आप लोगों का आंसर आया है और साथ में सॉल्यूशन भी आप लोग मुझे दिया करो कि आपका सॉल्यूशन क्या है। उसी के अकॉर्डिंग अपने को पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं और रियल में उसको किस तरीके से सोल्व करना था। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, फिर मैं बताऊं किस तरीके से इसको पैटर्न को हैंडल करना है। बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा आपको रियल के अंदर इसको सोल्व करने के बाद कि ये तो बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न है और हम ऐसे इसको हवा बना रखा था। इतना मतलब अपने बात करें तो खतरनाक वाला पैटर्न नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये मेंस के अंदर ये तो सबसे इजी पैटर्न है, सोल्व होने के बाद आपको पता लग जाए, फिर खुद से करोगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाए, कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए जल्दी से। आई थिंक डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। स्टॉप। सबसे पहले अपने बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मीनिंग क्या होता है? इन्फर, इन्फर का मतलब उसका अपने बोल सकते हैं निष्कर्ष, उसका अनुमान, एक टाइप से अर्थ बोल सकते हो। इन्फेरेंस का मतलब है इसका निष्कर्ष क्या है। तो इन्फेरेंस में आपको एक थीम दी गई है, एक पॉइंट दिया गया है, आपको जो डायरेक्शंस में बोला गया उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो ये करना है कि आपको यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ सिटी इन सैम्बल्स। इन्फेरेंस ये है, इसको इसका निष्कर्ष बताना है आप लोगों को। मतलब निष्कर्ष उस बात का ये निकलता है, मतलब आपको 3 बातें दी गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसका इन्फेरेंस क्या निकलना चाहिए, निष्कर्ष उसका क्या निकलना चाहिए। जो ये जो आपको ऊपर दिया गया इन्फेरेंस में, ये उसका क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए। वो चीज, ये बात वहां से इन्फर होनी चाहिए। उस पैराग्राफ का निचोड़ क्या होना चाहिए, ये वाली बात होनी चाहिए। मतलब इस बात को रिलेट करने वाला होना चाहिए, इसी बात को बताने वाली चीज होनी चाहिए। तो बिल्कुल ईजी होता है, सेंसिबल वे में सोचना है, पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर, ठीक है। तो अभी करेंगे सोल्व, पता लग जाएगा आपको किस तरीके से करना है।
देखो यहाँ पे ये आपका जो पैटर्न है बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल नहीं सोचना, ग्रामेटिकल नहीं होता यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं देखनी, आपको उसका भावार्थ, उसका मीनिंग आपको चेक करना है कि जो इन्फेरेंस में बात बताएगी, अपने पॉइंट दिया गया है, कौन सी बात उस पॉइंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है, कौन सी बात जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से सेंटेंस में उस पॉइंट को बताया गया है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष, ये ऊपर वाली बात है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इतना क्लियर आप लोगों को समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे इसने क्या लिखा हुआ है, इन्फेरेंस है सिटी इन सैम्बल्स। सैम्बल का मतलब हलचल, गड़बड़, घोटाला, ठीक है। तो सिटी क्या, सैम्बल्स में पिक्चर बनेगी। सिटी कोई शहर है, कोई भी शहर, शहर वगैरह की बात कर रहा है, तो शहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सैम्बल में दिखाई दे रहा है। सैम्बल्स का मतलब गड़बड़, घोटाला, मतलब शहर में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मतलब शहर में कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है, सिटी में कोई ना कोई गड़बड़ है। अब सिटी की गड़बड़ जो सेंटेंस दिखाता है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर आप लोगों के समझ में आया? अब पिक्चर बनानी है, बातें पढ़नी है, स्पीड के अंदर मीनिंग लेना है डायरेक्ट। तो शुरू करते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 650 सिटीज इन इंडिया। लगभग 650 सिटीज है इंडिया में, ठीक है। 650 अपने को शहर दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर भी सिटी की बात हुई है, यहाँ भी सिटी की बात हुई है, तो हो सकता है वो उससे रिलेटेड बात हो। अब ये मत करना है कि ऊपर भी सिटी की बात हुई, इसमें भी सिटी की बात हुई है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा चमका हुआ होता है कि हमारा बहुत शानदार चमका हुआ है, हमने वर्किंग खूब की हुई है, शानदार सर को फॉलो किया था, तगड़े वाली वर्किंग बनी हुई है, खूब चमका दिया हमारा, अब तगड़े वाला चमका हुआ है, तो हमें तो पता है कैसे करना है। और डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ सिटी वहां सिटी, दोनों में सिटी नाम, सेकंड में भी उसमें भी सिटी, ऊपर भी सिटी, यहाँ भी सिटी नाम, और थर्ड में भी सिटी है। तो ये मतलब तीनों में सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, तीनों के तीनों तो ऑल आर करेक्ट, इस तरीके से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको बात का निचोड़ देखना है। डायरेक्ट ये कनेक्ट मत करना कि वहां सिटी है तो यहाँ भी सिटी की बात है, इस तरीके से नहीं होगा। बात क्या हो रही है उसके अकॉर्डिंग, बात क्या है, सिटी गड़बड़ में है, मतलब सिटी में प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है। तो हैविंग, आगे पढ़े, हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। तो इसने बोला है कि 1 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाली इंडिया में लगभग 650 शहर है। तो दिखाई देंगे इंडिया में 650 शहर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले। वेयर, जहां द गवर्नमेंट इज, जो गवर्नमेंट है, इज ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड का मतलब बाध्य है, टू प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटेशन, प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर उचित सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज, नाली वगैरह की व्यवस्था, हेल्थ केयर, हेल्थ वगैरह का सिस्टम, एटसेट्रा, इन एन एडिक्वेट मैनर, पर्याप्त तरीके से, योग्य तरीके से, उचित तरीके से। तो क्या दिखेगा कि इंडिया में लगभग 650 शहर है जिनमें 1 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है, जहां पे गवर्नमेंट बाध्य होती है, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, ये सुविधाएं प्रदान करनी होती है। तो यहां सिटी में कोई गड़बड़ दिखाई दी क्या आपको? ध्यान से देखना, इंडिया में 650 से भी ज्यादा शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, जहां पे गवर्नमेंट को सुख सुविधा प्रदान, इसका मीनिंग वहां पे जहां गवर्नमेंट को सुख सुविधा प्रदान करनी होती है, गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए सुख सुविधा प्रदान करनी होती है। तो यहां से सिटी में गड़बड़ दिखाई दे रही है या गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है? यहां गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है कि 650 शहर है, उनमें अगर ऐसे होता कि उन 650 शहरों में ये जो व्यवस्था है ये खराब हो रखी है, इसलिए गवर्नमेंट को वहां पे ये सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये सुविधाएं वहां पे नहीं है, ऐसी बात इसने नहीं बोली। क्योंकि ये 650 शहर वो भी हो सकते हैं जहां पे ये सुख सुविधा है, और गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है कि उन सुख सुविधाओं को मेंटेन रखे, वो सुख सुविधाएं उन्हें प्रॉपर वे में प्रोवाइड करते रहना है। तो शहर में गवर्नमेंट सुख सुविधा प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पे गड़बड़ नहीं है, वहां पे सुख सुविधा है। समझ में आई चीज? यहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बताइए कि सुख सुविधा प्रदान करनी है शहर को, तो यहां से ये नहीं बोला कि शहर में सुख सुविधा नहीं है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट की ड्यूटी है उन्हें प्रोवाइड करना। तो हो सकता है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो, यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई है, ये नहीं बताया कि शहर की हालत खराब है, शहरों की हालत खराब नहीं बताई। और ऊपर वाली जो बात है वो शहरों की खराब हालत को बता रहा है, तो आपको खराब हालत जहां दिखेगी वो आपका ऑप्शन होगा, इसका मतलब फर्स्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट नहीं होगा, जितनों में फर्स्ट है वो सारे उड़ा दो, ऑप्शन को साथ में लेकर चलना है। तो मतलब ऑप्शन ई गया अपना, ऑप्शन सी गया। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन अपने जा चुके हैं। आगे बढ़े। द सिटीज नाउ एपिटमाइज, एपिटमाइज का मतलब प्रतीक होना, दर्शाना। शहर जो शहर है वो दर्शाते हैं एरियाज, उन एरियाज को दर्शाते हैं, वेयर इन, जहां, जिसमें द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट का मतलब जो निवासी है, वेदर रिच और पुअर, चाहे अमीर हो या गरीब, आर बाउंड टू फेस द स्कर्जेस, जो कि बाउंड है, बाधित है,
बंधे हुए हैं क्या करने के लिए, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए। स्कर्जेस का मतलब संकट का, ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन। शहर जो आजकल के हैं वो किन चीजों को दर्शाते हैं, उन एरियाज को दर्शाते हैं जहां पे निवासी क्या करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो क्या करते हैं, फेस करते हैं किसको, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को। एयर पोल्यूशन, प्रदूषण, कॉन्टामिनेटेड वाटर, जो प्रदूषित वाटर है, दूषित वाटर है, पानी सोर्सेज, दूसरी सोर्सेज जो पानी के, इंटॉलरेबल नॉइज जो असहनीय जो शोर शराबा है, एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो अपर्याप्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब शहर, आजकल जो शहर है वो उन एरियाज को दिखाते हैं, शहर का नाम आते हैं वो एरियाज दिखाई देते हैं जहां पे लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें संकट बना हुआ है पॉपुलेशन का, पोल्यूशन का, कंटेमिनेटेड वाटर का, इंटॉलरेबल नॉइज का, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सही नहीं है। तो यहां पे कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं, वो शहर दिखाई दे रहे हैं जहां पे प्रॉब्लम है। तो ये जो शहर है सारे के सारे, मतलब जितने शहर दिखाई जिनमें ये प्रॉब्लम्स है, वो क्या दिखाई दे रहा है, उन शहरों के अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, उसमें गड़बड़ दिखाई दे रही है ना। तो इसका मतलब, इसका जो इन्फेरेंस वो क्या है कि ये शहर क्या है। उसने बोला आजकल शहर क्या है जहां पे अमीर गरीब सभी को क्या करना होता है, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको फेस कर रहे हैं वो लोग। इसका मतलब ये शहर क्या है, सैंबल्स में है, गड़बड़ में है। तो ये सेकंड जो है वो क्या कर रहा है, उसका मीनिंग दे रहा है, सिटी इन सैंबल्स। इसका मतलब सेकंड आपका हो जाएगा। तो सेकंड होना चाहिए, तो सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी यहां से अपने बात करें तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में यहां पे मीनिंग आ रहा है। थर्ड की बात करें, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता, विदाउट, बिना किसके, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द जनरल मासेस। जनरल का मतलब सामान्य लोग, मासेस का मतलब भीड़, मतलब लोग। टू एमेलियरेट, एमेलियरेट का मतलब सुधार करना, द कंडीशंस ऑफ द सिटीज, मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता बिना लोगों के सहयोग के। अगर शहर का सुधार करना है तो लोगों की मदद के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे शहर आपको गड़बड़ में दिखाई दे रहे हैं क्या, आपको वही बात करनी है। मतलब निष्कर्ष का मतलब क्या है, उस पूरी बात को अपने उस पॉइंट में डिनोट कर पाए। इस बात में बोला, यूनिवर्सल बात बोली है कि बिना लोगों की मदद के शहरों को सुधारा नहीं जा सकता। यूनिवर्सल बात, नॉर्मल बात, मतलब कंडीशन बताई है कि बिना लोगों की मदद के शहर को सुधार नहीं सकते। तो यहां शहर की प्रॉब्लम कहां दिखाई है, इस थर्ड सेंटेंस में। ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होगी कि सर हम मीनिंग तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा गलत चला जाता है। क्यों गलत चला जाता है, क्योंकि आप डेप्थ में मीनिंग नहीं ले पाते, आप सोच नहीं पाते कि वो रियल में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो इन्फेरेंस का मतलब होता है उस पूरी बात का निचोड़, मतलब उस पूरी बात को इस बात में आप डिनोट कर पाओ, उस पॉइंट में डिनोट कर पाओ जो ऊपर लिखा हुआ है। इस बात को मैं बोल सकता हूं क्या, शहर गड़बड़ में है। इस बात में सिर्फ नॉर्मल बात बताई है कि लोगों के सहयोग के बिना शहर को सुधारा नहीं जा सकता। नॉर्मल सी बात है। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। मेहनत करो ना करो अलग बात है, लेकिन उसने नॉर्मल बात बोली, कंडीशन बताई है कि बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। यहां से ये हुआ है क्या कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये जो बात है, मैं ध्यान देना इस बात पे कि ऊपर लिखा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात का अर्थ निकलना चाहिए। तो नीचे अपने एक सेंटेंस है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी कंपटीशन इतना टफ था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात उसको बता रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात तो उस चीज को डिनोट कर रही है। लेकिन मैंने ये बोला कि बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस बात से ये मीनिंग निकलता है क्या सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो ये है कि आप सोच कर देखो ना खुद से, ये होता है सेंस, ऐसे सोचना होता है, ये सेंसिबल, ये आपके रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा। और मेंस में आपको पता है रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके कथन कार्यवाही वगैरह, एजम्पशन वगैरह के जो आपके आते हैं, रीजन कोज वगैरह जो आपके आते हैं, वो आपके आते, इन्फेरेंस के भी आते हैं वहां पे, ठीक है, रीजनिंग के अंदर। तो ये जो आपका पैटर्न है इंग्लिश का, ये रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा। तो आपको रीजनिंग में जो वो क्वेश्चन होते हैं कथन कार्यवाही वगैरह वाले, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी इस क्लास के बाद में। मतलब 2 सब्जेक्ट अपनों ने कवर कर लिया, एक तो इंग्लिश को और एक साथ में ही रीजनिंग को। ये होती है इंग्लिश जो हर सब्जेक्ट को कवर करती है, क्योंकि ये सेंस बनाती है। अपने यहाँ पे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं कर रहे, अपने यहाँ पे सेंस डेवलप कर रहे हैं। सेंस का मतलब आपकी सोचने की शक्ति। अगर आपकी सोचने की शक्ति बन गई उसके बाद तो कोई सब्जेक्ट हो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुझे किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती, कोई भी एग्जाम हो किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती, एक जीके को छोड़कर, क्योंकि जीके को पढ़ना पड़ता है, अदर सब्जेक्ट में बिना पढ़े कर लेता हूं, क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं होती कि दोबारा से मैं उनको पढ़ूं, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे बने हुए। आप वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने मैथ्स भी आपको करवाया, रीजनिंग का भी टॉपिक करवाया, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिलता इतना, इसलिए नहीं करवा पा रहा, लेकिन जल्द ही आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का बस आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दूंगा, सेंस
बता दूंगा कि किस तरीके से ये करने होते हैं। उसके बाद में आपको लाइफ टाइम वो कभी किसी से करने ही नहीं होंगे, अपने आप सारे के सारे सब्जेक्ट हैंडल कर लोगे एक बार में, बार बार करने की जरूरत नहीं है, खुद से ही हैंडल कर लोगे। ऐसे तरीके बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता जिन स्टूडेंट्स को, एक बार अपने प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स की वो क्लासेस देखना, वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं मिक्सचर वगैरह के, प्रॉफिट लॉस के। तो उस तरीके से मतलब वो सारा का सारा क्या होता है, एक ही तरीका होता है, सोचने का तरीका आना चाहिए। तो वो चीज अपने यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये चीज क्या हुई, ये उसका मीनिंग नहीं बता रहा, यहाँ से वो मीनिंग नहीं आ रहा, वो पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा, बस एक कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ए ऑप्शन किया होगा, सेकंड थर्ड, जो कि गलत है। समझ में आया किस तरीके से आपके गलत होते हैं। तो डेप्थ में सोचना होता है, सेंसिबल वे में। तो ऑप्शन अपने पास बचा कौन सा, ओनली सेकंड वाला रहेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर की में देखें तो आंसर आपका बी, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, समझ में आया इसको कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। मुझे पता है 30 सेकंड एनफ नहीं है, लेकिन 30 सेकंड एनफ भी अगर आप मतलब आपकी सेंस चमका हुआ हो तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो आप लोगों का, इसलिए मैंने 30 सेकंड रखा है। अदरवाइज आपको 1 मिनट देता। तो आप, मैं जब सोल्व करता हूँ उसके साथ भी आपके पास मौका है, आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि वीडियो तो आपको अपलोडेड मिलेगी बाद में, आप दोबारा से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से एक बार ट्राई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोल्व करूँ, साथ साथ ट्राई करते रहो आप, और अपना आंसर जो है लाइव चैट में मुझे दिया करो, और साथ में सॉल्यूशन भी दिया करो। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड अगर कम लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बता देते हैं 30 सेकंड में, अगर नहीं आपको एनफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 30 सेकंड के बाद भी अपना जो सोल्व करना जो है वो जारी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वीडियो तो रिवीजन के लिए आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ अपनी, वो कोई मतलब कि स्पीड भी जरूरी है ना। तो अगर आप थोड़ा सा सेंस डेवलप्ड है आपका तो 30 सेकंड एनफ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्फेरेंस देखें क्या है, रिटेनिंग का मतलब बनाए रखना, रोकना। द मीडियाज एबिलिटी टू क्वेश्चन, मीडिया की एबिलिटी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करने की। तो मीडिया की जो क्षमता है, एबिलिटी है क्वेश्चन पुटअप करने की, उसको बनाए रखना। तो बात ऐसी होनी चाहिए, क्या दिखना चाहिए वहां से कि मीडिया की जो एबिलिटी है किसी से भी क्वेश्चन पूछने का, वो जो अधिकार है वो बना रहे, उसको बनाए रखना है। मतलब वो अधिकार छीनता हुआ नहीं रहना चाहिए, वो छीनना नहीं चाहिए। आपको ऐसी बात ढूंढनी है जिसमें ये दिखे कि वो अधिकार बना हुआ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, किसको, क्वेश्चन पूछने के अधिकार को सपोर्ट किया जा रहा है। तो वो पॉइंट आपको दिखाई देना चाहिए। शुरू करते हैं। सम सिचुएशंस डू जनरेट प्रेशर। स्पीड में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ना ही है। यहाँ पे आपको स्कैनिंग नहीं करनी, क्योंकि ग्रामेटिकल कुछ नहीं देखना, एरर नहीं करनी यहाँ पे। तो कुछ सिचुएशंस क्या है, जनरेट कर देती है प्रेशर ऑन मीडिया, मीडिया पे दबाव पैदा कर देती है। टू डिविएट का मतलब विचलित होना, फ्रॉम कोर वैल्यूज ऑफ जर्नलिज्म। जो कोर वैल्यूज का मतलब जो मेन मुख्य जो वैल्यूज हैं, जो उनकी वैल्यू का मतलब जो सिद्धांत है, मुख्य जो सिद्धांत है, उससे क्या करने के लिए, डिविएट का मतलब उससे दूर करने के लिए। कोर वैल्यूज ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता का। तो कोर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है जर्नलिज्म की, कि हर जो रियल बात है उसको दिखाए, फेक कुछ ना दिखाए, जिस तरीके से आज की मीडिया दिखा रही है। समझ में चीज। अब वो क्या होता है, वो प्रेशर ही होता है, इसलिए मीडिया दिखाती है। या फिर आपने बोले तो मतलब ऑनेस्टी नहीं रहती मीडिया के अंदर, तो वो वाली मतलब बात हो रही है कि ऑनेस्टी जो है, कोर वैल्यू क्या है मीडिया की, ऑनेस्टी। तो वो ऑनेस्टी की जो है उससे डिविएट होने के लिए बहुत सारी जो सिचुएशन है वो जनरेट करती है प्रेशर। मीडिया पे प्रेशर पैदा होता है कि वो अपनी जो कोर वैल्यूज है, जो रियल चीज दिखानी है, उससे वो डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब कुछ अलग गलत दिखाने वाला ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में बात करें तो ऑफ देम, उनमें से, उन सिचुएशंस में से, देम का मतलब उन सिचुएशंस में से सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टू डेयर द अथॉरिटी। क्या करना, अथॉरिटी को डेयर करना, चुनौती देना, चैलेंज देना, ठीक है, ललकारना। अथॉरिटी का मतलब प्रशासन, गवर्नमेंट को। तो बिल्कुल सही बात बोली इसने कि कुछ जो सिचुएशंस है वो मीडिया पे प्रेशर पैदा कर देती है कि वो अपने जो मेन पथ है, उसका पाथ जो है, जो उसका मतलब रास्ता है जो ऑनेस्टी वाला, उससे वो डिविएट हो जाती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में बात करूं उनमें से क्या है कि डेयर करना, अथॉरिटी को चैलेंज करना। तो अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, ललकारा कब जाता है? अब ऊपर वाली बात को साथ में लो, अथॉरिटी कब ललकारी जाएगी? प्रशासन कब ललकारा जाएगा? जब प्रशासन से आप क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। प्रशासन को किस तरीके से ललकार सकती है मीडिया? गवर्नमेंट को किस तरीके से? अपने गवर्नमेंट की बात, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी मतलब पार्टी की बात करो, बीजेपी की बात करें, बीजेपी को मीडिया किस तरीके से ललकार सकती है? सामने खड़े होकर अपने उम्मीदवार खड़े करके, क्या कैंडिडेट्स वगैरह, कि हम भी वो लड़ेंगे, आज तक बोले मैं भी लड़ूंगा, अब की बार पीएम के लिए हम भी लड़ेंगे, ठीक है? तो वो वाला नहीं है, ये नॉर्मल मतलब सेंसिबल फॉर्म में सोचना है। ललकारने का मतलब देखो दो ही ललकार हो सकती है, या तो क्या है युद्ध में ललकारना एक टाइप से, मतलब ये भी एक युद्ध ही है जो मतलब आपस में जो चलता है पार्टीज का, ठीक है? एक तो उस तरीके कॉम्पिटिशन में ललकारना, दूसरा किस तरीके से ललकार सकते हो आप किसी को? एक तो कॉम्पिटिशन में ललकार सकते हो, दूसरा उससे क्वेश्चन पूछ के ललकार सकते हो, उसकी जो वो चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पुट अप कर दो। समझ गए चीज? तो वो ललकारना, वो चैलेंज हो गया। तो दो ही हो सकता है, तो वो तो हो नहीं सकता, चुनाव में तो कोई मीडिया खड़ा नहीं होने से रही, ठीक है? मीडिया तो क्या रहेगा? डेयर का मतलब, डेयर करना मतलब ललकारना एक टाइप से, वो ही बात आ गई। कौन सी? मीडिया क्वेश्चन पूछती है, वो ललकारना वही हो गया। बट लेकिन इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये पैरामाउंट का सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात है क्या? नॉट टू लूज ग्राउंड, ग्राउंड को लूज नहीं करना, मतलब पीछे नहीं हटना। ग्राउंड लूज का मतलब अपना जो ग्राउंड है उनका, जो उनका बेस है उसको लूज नहीं करना, उससे पीछे नहीं हटना, मतलब अपना जो सिद्धांत है, उनके प्रिंसिपल्स है, उनसे पीछे नहीं हटना। सेम ही बात है, समझ में आई चीज? बात देखो कि मीडिया पे प्रेशर बनता है क्या कि वो अपनी कोर वैल्यू, अपने सिद्धांत से हट जाए, जो उनका बेस है उससे हट जाए, जो ऑनेस्टी है उससे हट जाए। बेस ऑनेस्टी होता है, जो रियल चीजें उनको दिखाना, जो चल रहा है वो दिखाना, तो उससे हट जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म में बात करें तो क्या करना? गवर्नमेंट को चैलेंज करना, मतलब उससे क्वेश्चन वगैरह पूछना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि उन्हें क्या नहीं करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात की है कि उन्हें ग्राउंड लूज नहीं करना, अपना जो बेस है उससे हटना नहीं। बेस से हटना नहीं, इसका मतलब क्या है? बेस क्या है? डेयर टू अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेयर करना, डेयर द अथॉरिटी हो गया, ठीक है? बेस ही हो गया, उससे क्वेश्चन पूछना, तो उससे हटना नहीं है, मतलब रिटेन। हटना नहीं है मतलब रिटेन, बनाए रखना, उस चीज को बनाए रखना, उस बेस को बनाए रखना है। मीडिया का सबसे मेन जो बेस होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन पूछना अथॉरिटी वगैरह से। समझ में आई चीज? तो वही सबसे बड़ा बेस है मीडिया, यही तो होती है। पत्रकार वगैरह जाते हैं तो क्या करते हैं? उनसे क्वेश्चन ही पुटअप करते हैं ना, वही तो रियल चीज है, मीडिया का काम यही है, ठीक है? उनसे पूछना ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वही बात है। तो सेम की सेम बात को बता रहा है कि नहीं बता रहा, उसका निचोड़ है या नहीं? ऊपर वाली बात, इस फर्स्ट वाली बात का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो निचोड़ है या नहीं? है ना? इसका मतलब फर्स्ट अपना यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट जिसमें नहीं है वो सारे उड़ा दो, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन ए ही गया, और कोई नहीं गया, ठीक है? क्योंकि ऑल आर करेक्ट में तीनों हैं। चलते हैं आगे। मीडिया एक्ट्स एज वॉच डॉग, वॉच डॉग का मतलब देखना, देख रेख करना, किस चीज की देखभाल करना। मीडिया एक्ट्स एज वॉच डॉग, वॉच डॉग जो कुत्ता होता है निगरानी के लिए, निगरानी करना। टू प्रोटेक्ट, वॉच डॉग है, एक्ट करती है, किसकी तरह काम करती है? एक वॉच डॉग की तरह। टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का जो अधिकार है, अगेंस्ट मैल प्रैक्टिस, जो मैल प्रैक्टिस, गलत जो प्रैक्टिस, गलत कार्य है, दुराचार वगैरह है, दुष्आचरण वगैरह जो है। एंड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, और क्या करती है? पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करती है। तो मीडिया क्या करती है? बातें अपने को पता लगी, मीडिया लोगों के अधिकार को सुरक्षित करती है और जागरूकता फैलाती है, जागरूकता पैदा करती है मीडिया। यहां पे ये बात हुई है क्या कि मीडिया का जो क्वेश्चन पूछने की जो अधिकार है उसको बनाए रखना है। यहां सिर्फ बता रहा है कि मीडिया क्या करता है, मीडिया जनता की क्या करता है? अधिकारों की सुरक्षा करती है और जागरूकता पैदा करती है। तो यहां क्वेश्चन पूछने का कुछ हुआ क्या? और वहां पे कोई चैलेंज आएगा क्वेश्चन के ऊपर, उसको बचाए रखने की कोई यहां पे जरूरत पड़ी क्या? यहां पे नॉर्मल बताया कि मीडिया का काम क्या है? लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। तो यहां पे क्वेश्चन पूछने का मीडिया का अधिकार भी नहीं आया और उसको बचाए रखने की कोई ऐसी बात भी नहीं। ऊपर वाले में तो ये हुआ ही है कि उन पर प्रेशर बन जाता है कि वो अपने रास्ते से हटे, मतलब उनका अधिकार छोड़े, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये बात हुई है। और यही बात ऊपर बोल रहा है, रिटेन करना है एबिलिटी को, मतलब बनाए रखना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। और ये सेम बात वहां फर्स्ट वाले में हुई है कि डिविएट होती है, उस पर प्रेशर बनता है, उसको अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन बट इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस नॉट टू लूज द ग्राउंड। ये बात इसने बोली है, मतलब उन्हें नहीं छोड़ना है। तो सेम बात बोली है ना, रिटेन करना है। और यहाँ पे नॉर्मल बोल रहा है मीडिया ऐसा काम करती है। मीडिया क्या होती है? मीडिया लोगों को अवेयरनेस
देती है। तो यहां कुछ हुआ क्या, अधिकार छीन रहा है या अधिकार को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कुछ आया क्या जो पूछने का अधिकार है? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये अपना नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो जिसमें सेकंड उड़ा दो, डी गया। और ई जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है इसके अंदर। ऑल है इसका मतलब क्या, तीनों के तीनों इसके अंदर है। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? समझ में आया किस तरीके से वर्क कर रहा है ये? आगे चलें थर्ड में, इफ जर्नलिज्म इज टू सर्वाइव, अगर जर्नलिज्म को सर्वाइव करना है, पत्रकारिता को सर्वाइव करना है, बचे रहना है, ये बात थोड़ी थोड़ी लग रही है, एंड सर्व द पब्लिक गुड, और लोगों का जो भला है वो करना है, इट शुड, तो इसे क्या करना चाहिए? इट शुड मेंटेन इट्स क्रिटिकल डिस्टेंस, एक अच्छी खासी गंभीर जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बनाए रखे वो फ्रॉम किससे? ऑफिशियल प्रोपेगेंडा। ऑफिशियल जो प्रोपेगेंडा है उससे, प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार प्रसार, मतलब मीडिया को, जर्नलिज्म को अगर सरवाइव करना है, मीडिया मतलब जर्नलिज्म एक ही बात है, अगर उसको सरवाइव करना है तो उसे क्या करना है? सरवाइव करने के लिए क्या करना है, या लोगों का भला करना है, तो उसे जो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा है, मतलब जो गवर्नमेंट के जो प्रोपेगेंडा है उससे दूरी बनाए रखनी, मतलब उसके प्रचार प्रसार से दूरी बनाई, मतलब गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार नहीं करना। यहां पे उनका क्वेश्चन पूछने का अधिकार की कोई बात हुई, उसको बचाए रखने की कोई बात हुई नहीं। यहां पे सिर्फ बताया है कि मीडिया को अगर बने रहना है तो उन्हें क्या करना है, जो प्रचार प्रसार है ऑफिशियल, जो मतलब गवर्नमेंट वगैरह प्रचार प्रसार है, उससे दूर रहना, मतलब प्रचार प्रसार नहीं करना। नॉर्मल एक एडवाइस दी है कि मीडिया को क्या है, मीडिया की जो रियल ड्यूटी है उससे दूर नहीं होना, उन्हें प्रचार, ये मीडिया खुद कर रही है, ठीक है। और मीडिया का जो क्वेश्चन पूछने की जो एबिलिटी है उसको बनाए रखने का मतलब मीडिया पे प्रेशर बन रहा है तो उसको बचाना है। और यहां बचाने की बात नहीं, यहां जर्नलिज्म मीडिया खुद ही उनका साथ नहीं देना, ये बात इसने बोली है। तो यहां कोई उनकी खतरा नहीं पैदा हुआ है उनके क्वेश्चन पूछने के अधिकार पे, जिसको अपने को रिटेन करना है। समझ गए? इसका मतलब थर्ड भी नहीं होगा। बहुत सारों ने यहाँ पे कर दिया होगा कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन जो कि क्या है आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या रहेगा? सी। जल्दी से मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। जल्दी से मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये भी बताओ कि जो अपनी ये क्लासेस है, 7 डेज क्लासेस चल रही है, उसके कारण आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदरवाइज, या फिर आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ये चीज और बता दो, कहीं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा ना, काम आएगी कि नहीं आएगी ये चीजें आपके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं एग्जाम के अंदर। साइंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, वर्किंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज मुझे बताओ, क्योंकि टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना। तो ये भी मुझे क्लियर करो कि कहीं मैं मेहनत कर रहा हूं और आपका ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सिलेक्शन होना। इसीलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, आपको मैंने बोला था मेंस में मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा, इसीलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ऐसे ना हो कि मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट की, इधर मैं मेहनत कर रहा हूं, उधर कोई मतलब नहीं निकल रहा, उधर आपका मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये इंप्रूवमेंट आपका आ रहा है कि नहीं यार? आप मेंस के पेपर वगैरह कर रहे हो, आप प्रैक्टिस की फॉर्म में, उनमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस मेहनत का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये चीज मुझे जरूर बताना आप लोग, ठीक है। और कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है आप लोगों में, तो ये चीज मुझे बताना। और मैं ये चीज एक गारंटी लेता हूं आप लोगों की, आपको बहुत ज्यादा इन 7 डेज क्लासेस से, ओनली इन 7 डेज क्लासेस से भी आपको एग्जाम में इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपके स्कोर में बूस्टिंग होगी ही होगी, ये मेरी गारंटी है। आप एग्जाम के बाद में आप खुद मुझे बोलोगे कि सर रियल में इंप्रूवमेंट हुआ है, रियल में मार्क्स मतलब स्कोर हमारा अच्छा गया है, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि एग्जाम हमारा अच्छा गया है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको थोड़ी सी इंग्लिश की, तो यहाँ पे अभी आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम हुआ था, आपने देखा जीके ने धोखा दिया, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग भी थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों को इजी लगी, बहुत सारों को नहीं लगी, तो कुछ बोल रहे थे बहुत उटपटांग सा आ गया था। हिंदी ने भी धोखा दिया था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश धोखा नहीं देती, इंग्लिश में सेंस होता है, तो सेंसिबल वे में चलता है। कंप्यूटर ने भी धोखा दिया है, मैंने अभी सुना है उसके अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्कोर दिलवाएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जीके उस तरीके का आ गया तो उस तरीके से क्या होगा, वो तो सेम ही रह जाओगे सारे के सारे। यही है जो आपको आगे सबसे अलग निकालेगी, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर। ये जीके से तो है नहीं कि मतलब कई बार कितना पढ़ने के बाद भी नहीं आया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ लिया। इंग्लिश में तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कितना ही लेवल का आ जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऐसी खतरनाक वाली पजल बना दी जो मतलब टाइम वेस्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, पॉइंट कैच नहीं कर पा रहे, यहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं इंग्लिश में। तो इंग्लिश सबसे सिक्योरिंग आपको सिक्योर करने वाला सब्जेक्ट होता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा आपको क्या करता है, बेनिफिट देता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा साथ देता है, ठीक है। तो समझ में आया ऑप्शन सी, आंसर में देखे सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं पढ़ना इसको। द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो इन्वेंशन आविष्कार है किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का, जो परमाणु हथियार है उनका। ये पढ़ना स्टार्ट करने से पहले पहले ऊपर वाली बात पढ़ेंगे, पहले वो भी तो पढ़ना है ना, बात क्या बोल रहा है वो, तभी तो अपने पता लगा पाएंगे वो बात उसमें आई है कि नहीं, वो पॉइंट आया कि नहीं आया। कंप्यूटर जो एक है इंफीरियर का मतलब मामूली सा, ह्यूमंस ऑफशूट का मतलब शाखा, ब्रांच बोल सकते हो आप। तो कंप्यूटर जो है वो एक मामूली सी ब्रांच है किसकी, इंसान की, मतलब इंसान का साथी बोल सकते हो, मामूली सा मतलब इंसान के मामले में अगर अपने बात करें इंसान के लिए तो एक मामूली सी चीज इसको बोल रहा है कि ह्यूमन, इंसान की एक मामूली सी शाखा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली बात है उस बात में कंप्यूटर की बड़ाई हुई है या बुराई हुई है, ये चीज मुझे बता देना। यहाँ पे कंप्यूटर की पावर को दिखाया गया है या उसकी वीकनेस को बताया गया है, इसलिए आपको मीनिंग आना जरूरी है। इंफीरियर का मीनिंग क्या होता है, सुपीरियर नहीं है ये, इंफीरियर। सुपीरियर होता तो मीनिंग चेंज हो जाता, इंफीरियर का मतलब मामूली सा होता है। तो ये थोड़ा सा वोकेब वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए, मीनिंग वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है, मेंस के लिए। तो इंफीरियर तो बिल्कुल इजी सी वोकेब है, मैक्सिमम को आती होगी। तो ये मुझे बताओ इंफीरियर का मतलब क्या होता है, मामूली सा। तो कंप्यूटर एक इंसान की ब्रांच है, मामूली सी ब्रांच है। तो मामूली सी ब्रांच है, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर की पावर को बताया है या वीकनेस, कंप्यूटर को हाई सुपीरियर बताया है या उसको तुच्छ बताया है। तुच्छ ही होता है इंफीरियर का मतलब, तुच्छ बताया है ना। तो ऐसा सेंटेंस पकड़ना है जिसमें कंप्यूटर की बड़ाई ना की गई हो, उसकी बुराई की गई हो, उसकी पावर ना बताई गई, उसकी वीकनेस बताई गई हो, वो ही इसका मीनिंग है। समझ में आई चीज, चलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो बात क्या बोल रहा है पॉइंट में, उसी के पिक्चर बन गई माइंड में, कंप्यूटर का वीकनेस दिखाई देनी चाहिए। अब शुरू करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब अपने बोले तो विध्वंसकारी, तबाही वाले। तो न्यूक्लियर वेपन का जो इन्वेंशन है, खोज है, वॉरशिप्स, युद्धपोत वगैरह, स्पेसशिप्स हैव बीन मेड पॉसिबल, वो पॉसिबल हो चुके हैं विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही न्यूक्लियर वेपन का जो इन्वेंशन है, वॉरशिप, स्पेसशिप वगैरह, उनका निर्माण हो सका है। बिना कंप्यूटर के ये चीजें नहीं होती। कंप्यूटर की पावर या वीकनेस, जल्दी बताओ। जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, अब आप बोलोगे सर बात तो नेगेटिव है ना, कि ये खराब चीजें कंप्यूटर के कारण आई है। तो हाँ, कंप्यूटर के कारण खराब आई है, लेकिन ऊपर बोला तुच्छ सा, मतलब कोई पावर नहीं है कंप्यूटर में, इंसान की एक तुच्छ सी चीज है, मामूली सी चीज है कंप्यूटर इंसान की, इंसान के लिए एक मामूली सी चीज है वो। इंसान की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे समझ में आ रही है ना, मामूली सी चीज है, इसका मतलब उसको पावरफुल नहीं बताया, लेकिन यहाँ तो पावरफुल है ना। न्यूक्लियर वेपन जो पूरी तबाही कर सकते हैं, वॉरशिप वगैरह जितनी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के कारण ही बन सकी है। कंप्यूटर के कारण बन सकी है, इसका मतलब कंप्यूटर की पावर की बात। अगर तुच्छ सा होता ना तो बिन कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती उनको, कंप्यूटर की जरूरत के बिना, कंप्यूटर के बिना संभव नहीं होता, कंप्यूटर के कारण ही संभव हुई है। इसका मतलब कंप्यूटर की वहां पे बोझा उसके बिना संभव नहीं होता। इसका मतलब कंप्यूटर इस पॉइंट में, फर्स्ट वाले मामूली बात नहीं है, वहां पे पावर की बात हो रही है, खत्म नहीं होगा, क्योंकि मीनिंग नहीं ले रहा। फर्स्ट जाएगा, जितनों में फर्स्ट उड़ा दो सारे के सारे, सी गया और आपका ई भी गया और आपका डी भी गया। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है, उपकरण है, हैविंग नो फीलिंग्स, जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इट इज डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब रहित है। डिवॉइड ऑफ किसका, इमोशंस, इसमें कोई भावनाएं नहीं है। एंड इंस्टिंक्ट्स, कोई सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है। एंड इज सिंपली ए मशीन, और एक सिंपल सी, एक सिंपली फॉर्म में बात करें तो एक मशीन ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बड़ाई बुराई, बड़ाई या बुराई, पावर बता रहा है या वीकनेस, कमी बता रहा है, कमी बता रहा है ना। चलते चलते आगे चलते आगे और पढ़ते हैं इसको पूरा। इट्स जजमेंट्स, इसके जो जजमेंट है, निर्णय वगैरह जो है, आर बेस्ट, वो
बेस होते हैं, आधारित होते हैं किस पे? ऑन इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश है गिवन टू इट, इसको दिए गए हैं बाय द यूजर्स। किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा, मतलब यूजर जो यूज कर रहा है। तो इसका जो जितने भी जजमेंट है कंप्यूटर के, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? यूजर पे, मतलब उस इंसान पे जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर क्या है? इंसान की मामूली सी चीज। कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग काम करता है? इंसान के अकॉर्डिंग। तो इंसान के ब्रांच की फॉर्म में बात करें तो इंसान के सामने वो मामूली सा है या पावरफुल बताया? इस पॉइंट में मामूली सी कमी बताइए ना, कि कुछ नहीं, उसमें फीलिंग कुछ नहीं होती, ना कुछ में इमोशंस होते हैं, ना सूझबूझ होती है, एक सिंपल मशीन होता है वो, और कुछ नहीं होता। और इसका जितना भी जजमेंट है ना, वो सारा का सारा यूजर पे डिपेंड करता है। खुद से कुछ नहीं कर पाता, ये खुद से कुछ नहीं कर पाता, मामूली सा है। बात सेम है ना? तो सेकंड आएगा, और सेकंड आएगा तो जितनों में सेकंड है वो आएगा। तो बी ऑप्शन जो आपका है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्लिक हो जाएगा। थर्ड पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, आपका टाइम बचा एग्जाम के अंदर। इसलिए बोलता हूं कि ऑप्शंस को साथ में लेकर चला करो, वो आपका टाइम बचाते हैं। तो ये अपना यहाँ पे टाइम बचा है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो थर्ड को। ऑल्दो हालांकि मैन हैज सक्सीडेड इन बिल्डिंग ए मेमोरी फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इंसान सक्सीड हो गया, उसने मेमोरी तैयार कर दी है कंप्यूटर के लिए। बट नो कंप्यूटर पजेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, लेकिन किसी कंप्यूटर के पास इंसान जैसा दिल नहीं है। ए कंप्यूटर कैन जज गुड और बैड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डिसीजन, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? इसके जो डिसीजन है उसके अच्छा और बुरा परिणाम है उसको निर्धारित नहीं कर सकता, उसको अपने आंकलन नहीं कर सकता, उसका जजमेंट वगैरह नहीं कर सकता। बुराई कंप्यूटर की, कमी बताइए है, सेम बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं, जल्दी से पढ़ना इसको। गेमिंग इज ए सीरियस बिजनेस टू, गेमिंग भी क्या है? एक सीरियस बिजनेस है, मतलब गेम खेलना वगैरह जो वो क्या है? एक सीरियस बिजनेस इसने बोला है। मतलब सीरियस बिजनेस का मतलब क्या है? गंभीर बिजनेस का मतलब बिजनेस की फॉर्म में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि मैं पढ़ाई के लिए सीरियस हूं, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव नहीं है। सीरियस का हमेशा मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। सीरियस हूं इसका मतलब मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूं। तो गेमिंग भी क्या है? बिजनेस टू, एक सीरियस बिजनेस है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ध्यान देने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे गेमिंग की बिजनेस की फॉर्म में इंपॉर्टेंस आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो उसका निचोड़ होना चाहिए। शुरू करते हैं। द ईयर 2018, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे पेन सेलेक्ट नहीं हुआ। द ईयर 2018, जो 2018 का जो साल है, सो उसने देखा द गेमिंग इंडस्ट्री राइज, गेमिंग इंडस्ट्री का जो राइज है, बढ़ोतरी है, टू ए वोपिंग, वोपिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, $137.9 billion, एंड इट इज प्रेडिक्टेड टू हिट $180 billion बाय 2021। कि 2018 ने क्या देखा? मतलब 2018 में क्या हुआ कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बड़ी, क्या वूपिंग बहुत ज्यादा। उसमें क्या हुआ? कितना उसका बिजनेस बढ़ा इंडस्ट्री का, गेमिंग इंडस्ट्री का? $137.9 billion। और ये प्रेडिक्ट किया गया है, प्रेडिक्टेड है, अनुमानित है क्या? हिट करना कितना? $180 billion को 2021 तक ये $180 billion को क्या करेगा? हिट कर जाएगा। ये बात इसने बोली है। विच जस्ट शोज, जो केवल शो करता है द ह्यूज पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पावर, सामर्थ्य को, इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में, टू बी टैप, जिसको टैप किया जाना। टैप किया जाना मतलब जिसको शुरू करना। टैप का मतलब जिसको फर्स्ट टाइम आप टैप करते हो, मतलब अभी तक लोग उसमें एंटर नहीं हुए हैं इतना ज्यादा, मतलब वो फैला नहीं है। तो मतलब क्या निकला? 2018 में गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और 2021 तक इतना वो कमा लेगा। ये पैसा इतना, ये प्रेडिक्टेड है, जो कि बहुत ज्यादा पावर को बताता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसका इंडस्ट्री में, मतलब बहुत ज्यादा पावर है, मतलब इतनी ज्यादा बिजनेस कर रहा है आपका। बिजनेस पैसा कमाना मतलब बिजनेस ही इंडस्ट्री, ठीक है? तो इसका मतलब ये कैसा बिजनेस है? नॉर्मल बिजनेस है, एक सीरियस बिजनेस है, एक सीरियस बिजनेस है। फर्स्ट वाला मीनिंग ले रहा है, तो फर्स्ट जिसमें है वो सारे होंगे, सारे नहीं होंगे, फर्स्ट होगा वो होगा। सारे कैसे होंगे? सारे ऑप्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है? गलती से बोल गया मैं, कहीं आप एग्जाम में बोलो कि सर ने बोला था सारे होंगे, मेरे तो सर
और आप लोगों के एक तो ये चीज़ है कि आप लोगों के माइंड में वही चीज़ सेट होती है जो आपको मतलब थोड़ी उल्टी बोल देना, स्टूडेंट्स उसी पे पता नहीं क्यों एक चीज़ होती है हमेशा कि अपने बोलते हैं अच्छाई करना इतना इजी नहीं है, बुराई करना बहुत इजी है, बुराई के रास्ते पे चलना इजी होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें जो थोड़ा सा मतलब आपको टेढ़ा रास्ता दिखेगा ना, वो आपको मस्त लगेगा कि हाँ इसमें मजे हैं यार, ठीक है इसमें मजे आएंगे। कि सर ने हमें, सर आपने तो, और बाद में क्या बोला, सर आपने तो बोला था, तो सर ने बोला है, मतलब जितनी नॉलेज की, ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताई उस वो दिमाग में नहीं जाती। फालतू की एक चीज बोल दे कोई टीचर, वो दिमाग में चली जाती है और उसको लेकर चलते रहते हैं कि हमारे सर ने बोला है, उसको और बदनाम कर दो बेचारे को, उसने तो भूल चूक में बोल दिया होगा बेचारे ने, या खुन्नस में बोल दिया होगा, और आप उसी पॉइंट को लेकर चल पड़ते हो और उसके पीछे ही पड़ जाते हो टीचर के। होता है कि नहीं होता? क्योंकि इंसान होता है टीचर भी, वो भी बाई चांस कई बार भावनाएं बह जाती है, ठीक है, तो वो वाला केस है। तो वो चीज़ है कि सर आपने बोला, आपने बोला सारे होंगे, तो सब में हमने फर्स्ट देखा, हमने सब ऑप्शन टिक करने की कोशिश की पर सर हुआ नहीं, फिर हमने क्या किया, लाइन से टिक किया और फिर सबमिट कर दिया उन सभी ऑप्शन को, तो लास्ट वाला टिक हो जाएगा। तो ऐसा काम मत करना, इतना दिमाग तो इतना तो नहीं चमकता ना किसी का। अगर इतना आप लोगों का चमक रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको बुझा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। जिसमें फर्स्ट नहीं है वो नहीं होगा, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही बोली है, फर्स्ट नहीं है वो नहीं होगा, तो सी नहीं होगा और आपका डी नहीं होगा। ई होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा नहीं, हो सकता है, फिर से, ठीक है, हो सकता है, होगा नहीं, हो क्या गया आज मेरे। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अ मेजोरिटी ऑफ गेमर्स, गेमर्स की जो मेजोरिटी है, बहुत है, बहुत संख्या है, बहुत ज़्यादा जो गेमर्स हैं, बहुत सारे इन इंडिया हैव डील्ड, उन्होंने डील किया है विद क्रिटिसिज्म, मतलब सामना फेस किया है, किसके साथ डील किया है? क्रिटिसिज्म, आलोचना, फ्रॉम किससे? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता वगैरह से, और रिलेटिव्स, ये तो हर जगह तैयार रहते हैं, ये तो आप चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव, ये तो हमेशा तैयार रहेंगे आपके जो रिलेटिव्स वगैरह वो है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट पे बहुत सारे गेमर्स ने डील किया किसके साथ? क्रिटिसिज्म को, मतलब परिवार वालों से और रिश्तेदारों से, ऑब्वियस सी बात है रिश्तेदारों की। तो गेमिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, उन्होंने क्या बोला हमेशा कि गेमिंग क्या एक वेस्ट ऑफ टाइम है, समय बर्बाद करना है। यू विल रूइन योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लोगे, भविष्य को बर्बाद कर लोगे। एंड इट इज अनकल्चर्ड एंड वायलेंट, ये अनकल्चर्ड है, अनकल्चर्ड मतलब संस्कृति की फॉर्म में नहीं है, मतलब जंगली, अनकल्चर्ड मतलब जंगली है, वाहियात है, और वायलेंट का मतलब क्या है? हिंसात्मक है, हिंसक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बोला है कि बहुत इंडिया में बहुत सारे गेमर्स ने ये चैलेंज फेस किए परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कि गेम कोई काम की चीज नहीं होती, ये फालतू टाइम का बर्बाद करता है और आपका फ्यूचर खराब कर देगा, और कोई काम की चीज नहीं है। तो यहां से पता लग रहा है कि गेमिंग एक बिजनेस है, यहां तो बिजनेस पता नहीं लग रहा है, यहां तो गेम की बुराई हो रही है, और गेम एक बहुत सीरियस बिजनेस है, मतलब सीरियस का मतलब ध्यान देने वाला बिजनेस है, तो वहां गेम की बुराई थोड़ी होगी। वो ध्यान देने वाला बिजनेस जब होगा जब गेम अच्छा दिखाई देगा, और यहाँ पे उसको बुरा दिखाया गया है, तो सेकंड होगा कि नहीं होगा? ना, नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो जिसमें सेकंड होगा वो सारे उड़ जाएंगे, तो बी जाएगा और आपका ई भी जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास एक ही बचा, थर्ड पढ़ने की जरूरत है क्या? एग्जाम में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यहाँ आप पढ़ना चाहो तो अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। आंसर में देखें तो आंसर आपका ऑप्शन ए है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड को पढ़ना है तो स्पीड में पढ़ सकते हो। द वीडियो गेम इंडस्ट्री इज ए जुगरनट, जगरनट का मतलब होता है विशालकाय। आपने देखा होगा मार्वल एक्समैन के अंदर, मार्वल के जो एक्समैन है उसमें जगरनट होता है, बहुत बड़ा वो, ठीक है। ये मूवीज वगैरह से काम आ जाती है कई बार, ठीक है। ऑफ डेवलपमेंट किसका? ऑफ डेवलपमेंट का एक जगरनट है वीडियो गेम इंडस्ट्री, मतलब विकास करने का एक जगरनट का मतलब बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ी चीज है डेवलपमेंट के लिए, इसका मतलब बढ़ाई हुई है ना, गेम बहुत मायने रखता है, तो सीरियस बिजनेस है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट स्टिल ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो इसका प्रॉफिट है वो क्या करता है? ड्राइव करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें प्रॉफिट होता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है कि गेम आता है तो अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेंगे? अपने गेम को सुधारेंगे, तो इससे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ठीक है। विच इज देन, जो तब जाकर क्या होती है? यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री सेक्टर, दूसरे सेक्टर के गेम के बहुत सारी जो टेक्निक्स है, जो तरीके से यूज करते हैं गेम्स की, वो अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। क्योंकि गेम की फॉर्म में बात करें तो गेम बढ़ने लगे, रोबोटिक्स आ गया, और रोबोटिक्स का जमाना आया, रोबोट्स वगैरह जैसे ही आए, तो उसके कारण ऑटोमेशन बढ़ा है। ऑटोमेशन आपका होता है वो एक टाइप से गेम ही बोल सकते हो आप, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हो, मशीन वगैरह को कंप्यूटर से ही सिमुलेशन का गेम आपने देखा होगा,
प्लेन सिमुलेशन वगैरह जो होता है, तो सिमुलेशन यूज होता है वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह में, जिससे आपकी मशीन वगैरह कंट्रोल की जाती है, मशीनरीज वगैरह जो होती हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत बड़ा रोल है, उसके कारण वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होती है। और रोबोटिक्स तो होती है, जो मेन वर्किंग है, जो ह्यूमन वर्किंग है, वो वहाँ पे एलिमिनेट होती है और वहाँ पे रोबोट्स को आप यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल सही बात इसने बोली है। आगे इसने बोला टेक्नोलॉजीज सच एज, जैसे कि स्मार्टफोन्स, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी बढ़ी हुई, वृद्धि की हुई, और रियलिटी आर मेजर ड्राइवर्स फॉर गेम हार्डवेयर एंड गेम प्ले डेवलपमेंट। ये वर्चुअल रियलिटी वगैरह जो आपको दिखाई देती है, मतलब रियल सा जो दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें वो क्या है, इसका पार्ट है। इस तरीके से बोल रहे हैं, ड्राइवर उसको गेम टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गेम जो है बिजनेस के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है कि जुगरनॉट डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट बिजनेस, ठीक है। और प्रॉफिट जो आता है, प्रॉफिट का मतलब बिजनेस है तभी तो प्रॉफिट आ रहा है, उससे दूसरी इंडस्ट्री सेक्टर में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो थर्ड भी आपका होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। तो एक चीज मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो पैटर्न है मेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और जिस तरीके से इस पैटर्न को कर रहे हो, उससे आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मेंस के आते हैं, वो भी ऐसे आते हैं, ऐसे पॉइंट की फॉर्म में आते हैं, इन्फेरेंस की फॉर्म में आते हैं। वहां से भी बहुत सारे पॉइंट्स लिए जाते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बात इन्फर हुई है, क्या थीम है इस पैराग्राफ की। तो थीम वाला यहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। थीम क्या है इसकी, इसका निचोड़ क्या है, सारांश बोल दे, इन्फेरेंस क्या है इसका, तो बहुत काम आता है। तो ये पैटर्न जो मैंने आपको करवाया, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपको, कमेंट सेक्शन में ही बताओगे आप, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, क्योंकि ये पैटर्न आता है, आपने भी देखा है मेंस का एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, तो मैक्सिमम को पता होगा एग्जाम में आता है, इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे एक बार जरूर बताओगे कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, और मैंने आपको किस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको समझ में आया या नहीं आया, इजी बना या नहीं बना, आपको इंप्रूवमेंट मिला या नहीं, कुछ अलग देखने को मिला या नहीं मिला, जिस तरीके से आप करते थे उससे अलग मिला या नहीं मिला, और अब आपको ये इजी लगता है या नहीं लगता, अब आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया कि मेंस में हम इजीली इसको कर लेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, कि इजीली इसको हम टाइम से कर लेंगे और नेगेटिव नहीं, हमारा 100% श्योरिटी के साथ एक्यूरेसी रहेगी इस पैटर्न में। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना कि कैसा एक्सप्लेन हुआ है ये चीज़ जरूर बताया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। और तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता आप लोगों को, ठीक है। शेयर वगैरह तो आप खुद से ही, वो आपके मन है तो करते हो, ठीक है। वो तो क्योंकि वो तो अपने आप ही पता है, ऐसी इतनी मैं बार बार बोलता नहीं हूँ। वैसे शेयर करना चाहिए वीडियोज़ को, जरूरी है, ये गुरु दक्षिणा होती है हमारे लिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल जिनका सब्सक्राइब नहीं किया होता उनको भी करना चाहिए, ठीक है, ये भी गुरु दक्षिणा ही है, वो वाली बात है। लेकिन ये चीज़ जरूर मुझे बताना कि इससे आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और कितना अच्छा एक्सप्लेन हुआ है या नहीं हुआ, इजी बना या नहीं बना, अपने एक्सप्लेनेशन से ये इजी बना या नहीं बना, इसमें आपको कॉन्फिडेंस मिला या नहीं मिला, ये चीज़ मुझे जरूर बताना आप लोग। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसका इन्फेरेंस। ऊपर जो बात है वो क्या, एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूट्स, हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है, इक्वली बराबर टू ट्रैफिक वूज। वूज का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स, संकट, खराब जो चीजें उसको बताता है, वूज मतलब दुख, ठीक है, इन चीजों को बताता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो संकट, प्रॉब्लम, ठीक है, इश्यूज, नेगेटिव इश्यूज। तो बात क्या है, हर कोई ट्रैफिक जो होता है ना, ट्रैफिक यातायात वाला जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, उसमें जो गड़बड़ है ना, उसमें हर किसी का बराबर योगदान है। मतलब क्या है, डिपार्टमेंट, पब्लिक, सब। तो कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सी बात आनी चाहिए जिसमें यह दिखे कि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स है उसमें हर कोई बराबर हिस्सा दिखाई दे, वही आपका इसका आंसर होगा, उसी का ये निचोड़ है। शुरू करते हैं। ए थ्राइविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थ्राइविंग का मतलब बढ़ता हुआ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यातायात है सिस्टम, इज द हॉलमार्क, वो क्या एक हॉलमार्क है, एक प्रतीक है, ऑफ ऑल वर्ल्ड सिटीज एंड मेट्रोपोलिसेस। मतलब जो मेट्रोपोलिसेस का मतलब जो आपके महानगर हैं, और जो वर्ल्ड सिटीज हैं, दुनिया के जो शहर हैं,
उनका क्या है, बढ़ता हुआ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा जो यातायात के साधन जो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, वो प्रतीक है किसका, वर्ल्ड की सिटीज और महान नगरों का। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिखी क्या, यातायात ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है क्या, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। क्या पता सारे के सारे बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे हो, यहां कोई नेगेटिव बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ सकती है, जरूरी नहीं है फर्स्ट नहीं होगा। इनफैक्ट वास्तव में ए वेल डेवलप्ड मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तेज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छे से डेवलप्ड मतलब अच्छा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इज वन ऑफ द की बेंचमार्क, एक मानदंड है इंपॉर्टेंट टू डिसाइड करने के लिए, बताने के लिए, पता लगाने के लिए द लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी का मतलब रहने की जो इंडेक्स होती है कि वहां पे लोग किस तरीके से रहते हैं, लिवेबिलिटी इंडेक्स टॉप की हो, इसका मतलब क्या है, वहां पे सुख सुविधा अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, रहन सहन की। तो मतलब क्या निकला कि जो अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस चीज को बताता है, वो बताता है अच्छे रहन सहन को, रहन सहन की जो इंडेक्स है उसको बताता है। तो यहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिखाई दी क्या, जिसमें हर कोई हिस्सेदारी दिखा रहा है, हर किसी का योगदान दिख रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, तो फर्स्ट नहीं होगा, जिसमें फर्स्ट वो सारे उड़ा दो। तो फर्स्ट किस में, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्योंकि ऑल का मतलब थर्ड, तीनों, ऑल आर करेक्ट ऑल आर इनकरेक्ट होता तो तीनों ही नहीं होते, तो यहां पे आपके तीनों है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर, इट इज नॉट जस्ट, ये न केवल द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर ट्रैफिक स्टैंडर्ड्स, थोड़ा 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 मीनिंग लेकर आ रहा है, मतलब ये न केवल प्रशासन है, केवल प्रशासन नहीं है जो कि जिम्मेदार है पुअर मतलब खराब ट्रैफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, मानदंड वगैरह जो हैं उसका, बट लेकिन द कॉमन मासेज, मासेज का मतलब भीड़ भाड़, मतलब लोगों को बताता है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं एज वेल वो भी, हु डिसरिगार्ड, जो अवहेलना करते हैं रूल्स नियमों की, एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और मान लेते हैं, ग्रांटेड मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं कि ये फिक्स, ये बिना प्रमाण के, द फैसिलिटीज जो सुख सुविधा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे एंजॉय, जिसको वो एंजॉय करते हैं, ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, दे एंजॉय, आपका पता है ना आप लोगों को, अपने एडिटोरियल में करते हैं। ठीक है, आपको अगर वर्किंग में थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी, तो अपनी ये जो जितने भी क्लासेज है उनमें एडिटोरियल मैक्सिमम में है, इस क्लास को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये 7 डेज में पैटर्न ही करवाने थे आपको, तो इस क्लास को छोड़कर आपकी जो एडिटोरियल ही है क्लासेज, उनमें आप जाकर देख लेना, वर्किंग आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई सा भी आप उठा लेना, 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स ले लेना, चाहे SBA दंगल ले लेना, चाहे एडिटोरियल की स्पेसिफिक क्लासेज हैं, ठीक है, एडिटोरियल एक्सपेरिमेंट्स वो ले लेना, कोई भी ले लेना क्लास एडिटोरियल की, वहां से आपको एक एडिटोरियल से वर्किंग मैक्सिमम पता लग जाएगी आपको। अगर वर्किंग में थोड़ी दिक्कत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन क्लासेस से हो जाएगा। तो ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, और क्लोज इसके लिए मैंने आपको अलग से भी कुछ एलिमेंट वर्किंग भी करवा रखी है इंग्लिश में, वो क्लासेस आप एग्जाम से पहले जरूर गो थ्रू करना, प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग और जो टेंसेज रियल वर्किंग है, ये दो जो प्लेलिस्ट है वो जरूर करना आप, ठीक है, तो वहां से आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा और आपका इंप्रूवमेंट आएगा जो एग्जाम में बहुत काम आएगा आपके। क्या बात बोल रहा है ये, कि न केवल प्रशासन जिम्मेदार है पुअर ट्रैफिक मतलब खराब ट्रैफिक के लिए, लेकिन लोग भी जिम्मेदार है जो नियमों का पालन नहीं करते, मतलब हर कोई बराबर बराबर जिम्मेदार है, बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, किसमें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम में, है या नहीं, पॉइंट है, हर किसी, प्रशासन अकेला नहीं, लोग भी, सभी, एवरीवन। ओके, सेकंड होगा, जिसमें सेकंड ना हो वो उड़ा दो, ए ऑप्शन गया। थर्ड को चेक करते हैं, इट इज ऑलरेडी ए ह्यूज चैलेंज, एक बहुत बड़ा, पहले से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, टू प्रोवाइड, प्रदान करना वर्ल्ड क्लास रोड, वर्ल्ड क्लास करना बहुत ज्यादा हाई लेवल की, बहुत शानदार वाली रोड्स, ड्यू टू द सीयर मैग्नीट्यूड, सीयर का मतलब बहुत ज्यादा, जो मैग्नीट्यूड का मतलब विस्तार है, उसके कारण, जो मतलब उसका माप बोल सकते हो, मात्रा बोल सकते हो, विस्तार बोल सकते हो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड क्लास रोड देना, मतलब बहुत शानदार वाली हाई क्वालिटी की रोड्स प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसके कारण, बहुत बड़ा विस्तार होने के कारण, क्यों, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है एरिया वाइज, अगर अपनी बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए इजी नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है क्या करना, शानदार वाली रोड वगैरह प्रदान करना, ठीक है, रोड की बात बोली उसने। उसके बाद टू एड करने के लिए, टू इट, इसके लिए इंडिया हैज टू स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 to 30,000 crore ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एवरी ईयर,
मतलब इंडिया को इसने एडप्ट करने के लिए, मतलब इस चीज़ को करने के लिए इंडिया को साल में लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए हर साल रोड की मेंटेनेंस, देखभाल के लिए, देख रेख के लिए इंडिया को स्पेंड करना पड़ता है इतना। तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो यहाँ पे ट्रैफिक की बात हुई है क्या? नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट से ट्रैफिक नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे रोड वगैरह से ट्रैफिक नहीं आता, तो यहाँ ट्रैफिक की बात नहीं हुई और ट्रैफिक की प्रॉब्लम की भी बात नहीं हुई। और हर कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ सिर्फ ये बोल रहा है कि रोड मेंटेन करना इजी नहीं है, इंडिया के लिए चैलेंज है, और इतने इंडिया को इतने रुपए इंडिया को क्या करने होते हैं, स्पेंड, खर्चा करना होता है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ ऐसे नहीं बोला कि प्रॉब्लम है, यहाँ सिर्फ इतना बोला कि चुनौती है। अब मेरे पास चुनौती है, आपके पास चुनौती है, SBI जे का मेंस का एग्जाम क्रैक करना आप लोगों के पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे, वो चुनौती है, क्योंकि कंपटीशन इतना लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने पास उसको तैयार करना, लेकिन उसको क्रैक करना एक चुनौती है। लेकिन ये तो नहीं है कि वो है नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक चुनौती है, समझ। तो ये चुनौती है, उसको मेंटेन इतना करना पड़ता है। मतलब इंडिया की ये बहुत बड़े चैलेंज है इंडिया के पास, जिसको वो हो सकता है फुलफिल कर पा रहा हो सकता है ना कर पा रहा हो। कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रॉब्लम, और ट्रैफिक की तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे बोला गया है, और ना ही लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा? ओनली सेकंड वाला, मतलब ऑप्शन आपका सी। आंसर में देखें, आंसर की में, तो आंसर आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर है। क्लियर हो आप लोगों को समझ में आया? तो ये जो पैटर्न है आपको इस तरीके से करना है। मुझे श्योरिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मेंस का पैटर्न है, मैं ये भी गारंटी लेता हूं आपको ये प्री से भी इजी लगा होगा। ये पैटर्न आपको अब तक हो सकता था कि आपको समझ में नहीं आता था, अब तक आपसे नहीं होता था, लेकिन अब इस क्लास के बाद मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि ये पैटर्न आपको प्री से भी इजी लग रहा होगा। एरर वगैरह जितने भी पैटर्न्स हैं उनसे भी ये पैटर्न आपको इजी लगा होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है। और अपना जो आप है, आप इंप्रूवमेंट वगैरह कॉन्फिडेंस बना कि नहीं बना, जो मैंने आपको बोला था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जरूर बताओगे, क्योंकि मैं इस क्लास के कमेंट्स पढ़ूंगा, इनके लिए टाइम निकालूंगा, क्योंकि वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए, लेकिन इस क्लास के लिए मैं जरूर टाइम निकालूंगा। तो इस क्लास के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और ये जो क्लास है इसको आप शेयर कर सकते हो, क्या करना ही चाहिए, हर क्लास को ही करना है आप लोगों को, लेकिन इसको मैं खुद से बोल रहा हूँ कि इस क्लास को आपको शेयर करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के काम आएगी, ये काम आने वाली क्लास है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और ये पैटर्न आने के बहुत ज़्यादा चांस आएगा नहीं तो इसके जैसा पैटर्न तो जरूर ही आएगा, और इस पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न होंगे, और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इस क्लास को आपको शेयर करना है, लाइक तो करना ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो पैटर्न तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और शेयर आपको इस क्लास को करना है। समझ में आप लोगों के? तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे देना इस क्लास का प्लीज़, क्योंकि ये पैटर्न मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद में तैयार किया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस पैटर्न को तैयार करने में, उसके बाद मुझे ये पैटर्न मैंने तैयार किया है, क्योंकि मेंस के पैटर्न तैयार करना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे सोचने होते हैं। बिल्कुल डिट्टो पैटर्न तैयार करना एग्जाम में जैसा पूछा जाता है, जब अब तक मैंने जितने मेंस के एग्जाम फेस किए उनमें जैसे पैटर्न हो उसके अकॉर्डिंग ही ये पैटर्न मैंने यहाँ पे तैयार किया, जिस तरीके से एग्जाम में रियल में जो पूछे जाते हैं, जो मैंने रियल में फेस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया ये पैटर्न। तो इसके अंदर आप लोगों ने मतलब मुझे इसका रिव्यू जरूर देना है। मैं वैसे नहीं बोलता कभी आपको इतना ज़्यादा, लेकिन इसके लिए फोर्स नहीं करता इतना, इसके लिए देना ही देना है रिव्यू, क्योंकि मुझे खुद को ये पता लगना चाहिए कि मेरी जो मेहनत है वो मैंने सही डायरेक्शन में की या नहीं की, और एक्सप्लेनेशन मैंने सही किया या नहीं किया। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना एक्सप्लेनेशन कभी खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपना चमका हुआ है, बस नॉर्मल ऐसे खुद को मोटिवेट करने के लिए, समझे हर चीज़। तो इसलिए आप मुझे ये बता देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी वर्किंग वगैरह सब क्लियर है, अपने को कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के अंदर, इंग्लिश में तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है समझ में आप लोगों के? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को रेगुलर रखना, ये 7 डेज क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें मैं आपको जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले पैटर्न है वो ही लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है आपका, ये 1 आवर जो आपको आप दे रहे हो, ये कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, इससे आपका इंप्रूवमेंट ही मिलेगा। 100% गारंटी एग्जाम में आपको स्कोर मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा, एक्यूरेसी प्लस आपके स्कोर में बूस्टिंग मिलेगी।
ठीक है, तो रेगुलर रखना क्लास को और रिवाइज कर लेना। आपको समझ में नहीं आया तो रिवीजन भी जरूरी है इन क्लासेस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपकी, मेंस ओरिएंटेड है, फुली मेंस ओरिएंटेड क्लास है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो, लूज मत होना बिल्कुल भी। आपका आरआरबी पीओ मेंस कैसा भी हो, लेकिन आपका एसबीएस श्योर क्लियर होगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो वहां पे। तो लूज मत करना, अपनी होप को खराब मत करना, ठीक है, उम्मीद मत छोड़ना। और श्योर सिलेक्शन है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, और आप खुद बोलोगे सर सीरियसली मजे आ गए, फोड़ दिया पेपर, तो पेपर फोड़ के आना है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।